अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और इसके आगे 4 ऑप्शन होते हैं। तो उन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है तो उसको हमने टिक करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज द फार्मूला ऑफ। तो किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? पेरीमीटर वाला। ठीक है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। जिस तरह ये देखें ना, कोई भी फिगर हो सकती है। ये जो आपको इसकी जो साइडें नजर आ रही है ना, ये उसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, तो इस सारी बाउंड्री की जो लेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? पेरीमीटर वाला। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है ना, इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। The measurement of region enclosed by any two-dimensional closed figure is called। तो किसी भी 2-dimensional closed figure के अंदर जो रीजन होता है, जो इलाका होता है, मतलब इस तरह ये देखें ना, ये एक क्लोज्ड फिगर है हमारे पास, तो जो इसके अंदर अंदर ये वाला जो इलाका है, इसको क्या कहते हैं? एरिया। ये जो पार्ट 2 है ना, इसका ये जो सी ऑप्शन है ना, एरिया, इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। The sum of all sides of rectangle is called। तो रेक्टेंगल की तमाम साइडों का जो सम है वो क्या कहलाता है? मतलब ये देखना, ये हमारे पास रेक्टेंगल है ना, इसकी जितनी भी साइडें हैं ना, अगर इनकी लेंथ अगर हम फाइंड करें और उनको हम आपस में ऐड करें तो ये क्या कहलाएगा? पेरीमीटर ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका सी ऑप्शन है ना, पेरीमीटर, इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? देखिए, रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करने के लिए जो इनमें फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला फाइंड करने के लिए हम रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर फाइंड करने वाला फार्मूला है ना, उसे ही हम यूज करेंगे, तो ब्रेथ फाइंड करने वाला फार्मूला भी आ जाएगा। आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला है? तो यहाँ पर लिख लें, पेरीमीटर को आप पी से रिप्रेजेंट कर ले। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फार्मूला है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर को यहीं पर रहने दे, यानी पी को, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने क्या फाइंड करना है? ब्रेथ। तो ब्रेथ यहीं पर रहेगी, तो एल इधर ऐड हो रहा है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी P/2 हम ऐसे ही लिखेंगे, तो ये जो लेंथ इधर ऐड हो रही है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगी और इधर क्या रह जाएगी? ब्रेथ। अब आपने क्या करना है कि ये जो ब्रेथ है ना, इसको आपने इस तरफ लिख लें और ये जो है इसको आप इस तरफ लिख लें। ठीक है, यानी P/2 माइनस लेंथ। तो ब्रेथ फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? पेरीमीटर ओवर 2 माइनस लेंथ। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ ना, यहाँ पर देखें, ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ओवर 2 माइनस लेंथ। ठीक है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 को देखें। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अगर किसी रेक्टेंगल का हमें एरिया दिया गया हो तो उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो हम एरिया के फार्मूले को ही यूज करते हुए लेंथ फाइंड करने वाला जो फार्मूला है वो हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो क्या है? तो यहाँ पर लिख लें, तो एक एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट कर ले। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है ना, वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ए को हम यहीं पर लिखेंगे, तो हमने लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ को आपने यहीं पर छोड़ देना है। तो ब्रेथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? लेंथ। तो लेंथ को आप इस तरफ लिख लें और ए ओवर बी को आप इस तरफ लिख लें। ठीक है, यानी एरिया ओवर ब्रेथ। तो लेंथ फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है? लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेथ। तो ये जो है ना, लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेथ, इसको आपने टिक कर लेना है ये। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू एरिया ओवर ब्रेथ। अब हम आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 को देखें। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो रेक्टेंगल का हमें अगर एरिया दिया गया हो तो उसकी ब्रेथ फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा फार्मूला यूज होगा? तो ये भी बिल्कुल पार्ट 5 ही की तरह है। ठीक है, तो इसमें भी हम एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है?
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ए को आपने इधर ही लिखना है यानी एरिया को, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम यहीं पर रहने देंगे, तो लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और ब्रेथ यहीं पर रह जाएगी। तो आप ब्रेथ को इस तरफ लिख लें और ए ओवर एल को आप इस तरफ लिख लें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रेथ फाइंड करने का फार्मूला क्या क्रिएट हो रहा है, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ओवर लेंथ। तो ये जो है ना, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ओवर लेंथ, इसको आपने टिक कर लेना है ये। अब हम आ जाते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 है अल्टीट्यूड इज आल्सो नाउन एज। तो अल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर हाइट भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 8 की तरफ। द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ। तो इसका ये जो बी ऑप्शन है ना, रेक्टेंगल, इसको आपने टिक कर लेना है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला सेम है। जिस तरह अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जबकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो जो पैरेललोग्राम और जो रेक्टेंगल होती हैं ना, ये आपस में सेम होती हैं, सिर्फ इनके एंगल्स का फर्क होता है। अब जो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, और जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब सिर्फ इनकी मेजरमेंट के नेम चेंज है। अगर हम मैथमेटिक्स की रूह से देखें तो इनके जो फार्मूले हैं वो सेम ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है इसको आपने टिक कर लेना है। अब हम आगे आ जाते हैं पार्ट 9 की तरफ। तो पार्ट 9 को देखें। When the area of trapezium is given, the height of trapezium can be calculated by using the formula। तो जब हमें ट्रेपीजियम का एरिया दिया गया हो तो उस ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड करने के लिए इनमें से हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना, उसी से ही हम हाइट फाइंड करने वाला फार्मूला भी फाइंड कर लेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है। तो एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट करें। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है 1/2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2, यानी जो पैरेलल साइड है उनका सम मल्टीप्लाई हाइट। अब ए को यहीं पर रहने दें। अब यहाँ पर देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो इस तरफ आके ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a। अब यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट। अब 2a को यहीं पर ऐसे ही लिखें। अब यहाँ पर देखिए ये जो साइड 1 प्लस साइड 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना हाइट के साथ, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट को आपने यहीं पर छोड़ना है। ये जो साइड 1 प्लस साइड 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा डिवाइड साइड 1 प्लस साइड 2। यहाँ पर क्या रह गया हाइट। अब हाइट को आप इस तरफ लिख लें और ये जो साइड है इसको आप इस तरफ लिख लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2a ओवर साइड 1 प्लस साइड 2। तो हाइट का क्या फार्मूला यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, हाइट इज इक्वल टू 2a ओवर साइड 1 प्लस साइड 2। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है ना, ये देखिए हाइट इज इक्वल टू 2a ओवर साइड 1 प्लस साइड 2, तो इसको आपने टिक कर लेना है। तो अगर हमें ट्रेपीजियम का एरिया दिया गया होगा तो हाइट फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, तो इसको आप टिक कर लें। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 10 की तरफ। तो पार्ट 10 है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने वाला फार्मूला कौन सा है, तो ये वाला है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। तो ये जो फार्मूला है ना इसको आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 11 की तरफ। द एरिया ऑफ ट्राइएंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। तो ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करने वाला फार्मूला कौन सा है, तो ये वाला, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर लेंथ लिखा हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बी लिखना है, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फार्मूला होगा ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करने वाला। अब हम आ जाते हैं पार्ट 12 की तरफ। तो देखिए द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ। तो अगर हम रेक्टेंगल का हाफ करते हैं तो वो फिर किसका एरिया बनेगा, देखिए ना, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर हम इसका हाफ करते हैं
तो ये इसका हाफ हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बन रही है, ट्राइंगल, इस हाफ की साइड भी क्या बन रही है, ट्राइंगल, ठीक है, यानी दोनों साइडों पर क्या बन रही है, ट्राइंगल। तो अगर हम किसी रेक्टेंगल का हाफ करते हैं तो वो ट्राइंगल का एरिया आएगा फिर। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल वाला ऑप्शन है ना, इसको आपने टिक कर लेना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 13 की तरफ। योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज आ। तो आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है वो कौन सी है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि बुक की लेंथ ब्रेथ होने के साथ साथ हाइट भी होती है और इसे हम हाथ से पकड़ सकते हैं, तो इसलिए ये जो आपकी बुक होगी वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगी। तो इसको आपने टिक कर लेना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 14 की तरफ। तो देखिए द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड इज नोन एज इट्स। तो किसी भी 3 डायमेंशनल शेप की जो तमाम के तमाम फेसेस का एरियाज है उनका सम क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया। तो इसको आप टिक कर लें। अब हम आ जाते हैं पार्ट 15 की तरफ। वन एंड दी ओनली डायमेंशन लेस फिगर इज। तो इसका ये जो बी ऑप्शन है ना पॉइंट, इसको आपने टिक कर लेना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 16 की तरफ। तो पार्ट 16 को देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो किसी क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम दिया गया हो तो उस क्यूब की लेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना, उसी से ही हम इसकी लेंथ फाइंड करने वाला फार्मूला भी क्रिएट कर लेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर वो आप लिख लें। तो V इज इक्वल टू यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला L क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्यूब रूट लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, फिर हम क्यूब रूट ही लेंगे। अब देखिए ये जो क्यूब है ये इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, L। तो यहाँ पर लिख लें V क्यूब रूट इज इक्वल टू L। तो L को आप इस तरफ लिख लें और V क्यूब रूट को आप इस तरफ लिख लें, ठीक है। तो क्यूब की लेंथ फाइंड करने का फार्मूला क्या आ रहा है, L इज इक्वल टू V क्यूब रूट, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो पहले वाला लेंथ इज इक्वल टू V क्यूब रूट, इसको आपने टिक कर लेना है। अब हम आगे आ जाते हैं पार्ट 17 की तरफ। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज गिवन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला। अब वहां पर हमें क्यूब का वॉल्यूम दिया गया था, जबकि यहाँ पर हमें क्यूब का सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है। तो जब क्यूब का सरफेस एरिया दिया गया हो तो उस क्यूब की लेंथ फाइंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि उस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना, उसी से हम उसकी लेंथ फाइंड करने वाला फार्मूला भी क्रिएट कर लेंगे। तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला है, S इज इक्वल टू यानी सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। अब सरफेस एरिया को हम ऐसे लिखेंगे यानी S को, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, L स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास फिर क्या रहेगा, 6S/6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू लेंथ। तो क्यूब की लेंथ फाइंड करने वाला ये वाला फार्मूला क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यानी लेंथ इज इक्वल टू, तो लेंथ को आप इस तरफ लिख लें और इस साइड को आप इस तरफ लिख लें, ठीक है। तो क्या फार्मूला आ रहा है, लेंथ इज इक्वल टू S/6 स्क्वायर रूट। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है ना, सॉरी ये जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, ये इसको आपने टिक कर लेना है। अब हम आगे आ जाते हैं पार्ट 18 की तरफ। तो पार्ट 18 को देखें। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने वाला फार्मूला इनमें से कौन सा है, तो ये वाला, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने वाला फार्मूला ये वाला है, ठीक है, ये सी ऑप्शन वाला। अब हम आगे आ जाते हैं पार्ट 19 की तरफ। तो पार्ट 19 को देखें। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने वाला फार्मूला इनमें से कौन सा है, ये वाला, ठीक है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, तो इसको आपने टिक कर लेना है। अब पार्ट 20 की तरफ आ जाते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। इफ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ सॉलिड क्यूब इज 1 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब इज। तो एक क्यूब है जिसकी हर साइड की लेंथ कितनी है, 1 मीटर।
तो हमने उस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी इनमें से कौन सा वॉल्यूम होगा। तो हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हमें उस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिख लें वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। अब हमें यहाँ पर लेंथ दी गई है, ठीक है, तो लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो 1 मीटर का हम क्या लेंगे क्यूब, यानी कि हमने क्या करना है कि 1 मीटर को हमने 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को आप 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आता है, ठीक है। 1 1 टाइम 1 1 1 टाइम 1 मीटर मीटर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो उस क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास क्या आ रहा है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना, ये इसको आपने टिक कर लेना है। यानी एक क्यूब की जो हर एक साइड की लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 1 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि बुक के एंड पर जो आंसर दिए गए हैं उनमें अक्सर रॉन्ग है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग। तो इनको हमने डिफाइन करना है। तो ये पार्ट को देख लेते हैं एरिया। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इसी जो नेक्स्ट पेज है ना, यानी जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना समरी, यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर पर आपको नजर आ रहा है ना, ये द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। तो कोई भी क्लोज शेप हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर जो इलाका होता है, जो रीजन होता है ना, वो क्या कहलाता है एरिया, यानी ये बाउंड्री है ना। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये जितना भी एरिया, ये जितना इलाका आपको नजर आ रहा है ना, इसको क्या कहते हैं एरिया। तो ये वाली एरिया की डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आपने याद रख लेना है। अब आगे बी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर है जी पेरीमीटर। तो इसका आंसर भी यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप आ जाए ना इधर, ये जो पहली लाइन है, ठीक है, द डिस्टेंस अराउंड एनी 2 डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी कोई भी 2 डायमेंशनल क्लोज शेप की गिर्द जो बाउंड्री होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं पेरीमीटर। अब देखिए ना, ये क्लोज शेप है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसका डिस्टेंस यहाँ से शुरू करते हैं ना इधर से, तो ये जितने भी डिस्टेंस है ना ये, ठीक है, ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है पेरीमीटर की। अब हम पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट सी को देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने वाला फार्मूला है ना, जस्ट वो हमने लिखना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम किसी भी शेप, किसी भी बॉक्स के अंदर जो खाली जगह होती है ना, उसे वॉल्यूम कहा जाता है। जबकि क्यूब कोई भी ऐसी शेप हो सकती है जिसकी 6 की 6 जो फेसेस होती है ना, उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। अब जस्ट यहाँ पर हमने क्या करना है कि क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना, वो हमने बताना है। तो ये भी इसे नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल एंड पे, ठीक है। ये देखिए द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू एल की पावर 3 या एल क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने वाला फार्मूला क्या है, ये वाला, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब। अब हम पार्ट डी की तरफ आ जाते हैं। तो डी को देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यानी क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने वाला फार्मूला हमने लिखना है। तो क्यूबाइड के बारे में आपको पता होगा कि ऐसी शेप जिसकी 6 की 6 फेसेस का एरियाज आपस में इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये भी आपको इसे नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा इसका फार्मूला। ये द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने वाला फार्मूला क्या है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। अब हम आगे आ जाते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई को देखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने वाला जो फार्मूला है ना, वो हमने जस्ट लिखना है। तो सरफेस एरिया तो आपको पता ही है कि कोई भी शेप, उसकी तमाम की तमाम जो साइडें हैं, उसकी फेसेस जो हैं, उनका एरियाज हम आपस में ऐड करें, यानी उनका सम फाइंड करें, तो वो क्या आता है सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला भी आपको इसी पेज पर मिल जाएगा, ये, ठीक है, ये वाला। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। यानी क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, जो आपको पता भी होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं पार्ट एफ की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यानी क्यूबाइड का सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करने वाले भी फार्मूला आपको इसी पेज पर मिल जाएगा। ये देखिए
द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। यानी क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसको आपने याद रख लेना है। तो इसी तरह हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। तो ये हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं। तो इन फिगर्स में अगर आप देखें ना, तो ये जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, यानी जिसको कलर किया गया है, ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमें एक फिगर दी गई है जिसमें ये देखिए ना, ये जो रीजन है ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है, ठीक है। तो इनका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो रीजन है ना, ये इसको हम नाम देंगे रीजन 1, ठीक है। तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। इसके बाद ये जो रीजन 2 है ना, जिसको हम नाम देंगे रीजन 2, ठीक है। तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। जब दोनों का एरिया फाइंड हो जाएगा तो इन दोनों के एरिया को हम आपस में ऐड करेंगे। तो इस फिगर में जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसका जो एरिया है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ शेडेड रीजन वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना, इसकी लेंथ भी दी गई है और ब्रेथ भी है, ठीक है। यानी लेंथ इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, जबकि इसकी ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है। तो इसके लिए जो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, वो कौन सा यूज करेंगे, रेक्टेंगल वाला। तो यहाँ पर लिख लें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसकी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो रीजन 1 है इसका एरिया क्या आ रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब हम आ जाते हैं रीजन 2 की तरफ। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2। अब देखिए इसकी भी लेंथ और ब्रेथ सेम है, ठीक है। यानी इसकी भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो जो एरिया इसका है ना, इसका भी वही एरिया होगा जो इसका है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो जाहिर बात है इसका भी जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों पार्ट का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का जो एरिया हमने फाइंड किया है, ठीक है, इनको हमने आपस में ऐड कर देना है। तो इस फिगर के अंदर जो शेडेड रीजन है ना, उसका टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लें टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो दोनों पार्ट का जो हमने एरिया फाइंड किया है ना, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। तो 8 और 8 कितना होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस फिगर में जो शेडेड रीजन है ना, उसका एरिया हमारे पास क्या आ रहा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 को देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्राई एंगल दी गई है, ठीक है, और इस ट्राई एंगल के अंदर मजीद एक छोटी ट्राई एंगल और भी दी गई है। तो हमने क्वेश्चन के मुताबिक क्या करना है कि ये जो शेडेड रीजन है ना, इसके एरिया हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ी ट्राई एंगल है ना, इसके अंदर ये जितने भी एरिया है ना, पहले हम ये फाइंड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो छोटी ट्राई एंगल है ना, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो जब छोटी ट्राई एंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इस बड़ी ट्राई एंगल के एरिया से हम छोटी ट्राई एंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर ट्राई एंगल, ठीक है। हम पहले बिगर जो ट्राई एंगल है ना, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ बिगर ट्राई एंगल। तो किसी भी ट्राई एंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो चलिए 1/2,
तो बेस इसकी कितनी है, ये बेस है, ठीक है। तो बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट होती है, ठीक है। तो कितनी है हाइट 8 सेंटीमीटर। अब चलिए जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। 2 की कटिंग तो 5 के साथ नहीं हो सकती, लेकिन 8 के साथ हो सकती है। तो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 5 ही आएगा। 5 4 टाइम 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये जो बड़ी ट्राइंगल है ना, इसका एरिया क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो छोटी ट्राइंगल है ना, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो चलिए 1/2, तो छोटी ट्राइंगल की बेस कितनी है, ये, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, जबकि हाइट कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 3 सेंटीमीटर। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 2 2 के साथ कैंसल, तो बाकी कटिंग नहीं हो सकती। तो चलिए तो हम क्या करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये 3 ही आएगा। अब यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटी ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बड़ी ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड किया, तो वो क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि छोटी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड किया तो वो क्या आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें शेडेड रीजन जो है ना, इसका एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया ना, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे हम माइनस कर देंगे जो छोटी ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 20 से माइनस करें 3, तो ये क्या बच जाएगा 17, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस शेडेड रीजन का एरिया क्या आ रहा है इसका 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 को देखें, तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दी गई है, और इस रेक्टेंगल के अंदर मजीद एक छोटी रेक्टेंगल और भी है। तो हमने क्या करना है क्वेश्चन के मुताबिक कि ये जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है ना, जो कलर्ड किया गया है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो बड़ी रेक्टेंगल है ना, इसका सारे का सारा एरिया हम फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो छोटी रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो फिर बड़ी जो रेक्टेंगल के एरिया से हम छोटी रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। सॉरी, ये पार्ट 3 है, तो यहाँ पर पार्ट 3 लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसकी लेंथ ये है, ठीक है, कितनी है 4 सेंटीमीटर, जबकि इसकी ब्रेथ कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 3.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बड़ी रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है ना, इसका एरिया क्या आ रहा है सारे का सारा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो छोटी रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ इसकी कितनी है, ये वाली, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 2 ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इजीली इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड किया है ना, यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे हम माइनस कर देंगे इस छोटी रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 14 से माइनस करें 2 तो ये क्या बच जाएगा 12, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या हमारे पास आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो ये हमें शेप्स दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो हमें शेप दी गई है ना, इनका हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इनका जो एरिया है ना वो भी हमने फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम पार्ट 1 में जो हमें ये शेप दी गई है ना, इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमें कुछ इस तरह की शेप दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर तो आपको पता ही है कि ये जो जितने भी आपको बाउंड्री नजर आ रही है ना, इसका जो टोटल डिस्टेंस बनता है उसे क्या कहते हैं, पेरीमीटर। अब हम जरा बात कर लेते हैं इसकी डिस्टेंस की। यहाँ पर देखिए ना, ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और फिर जाहिर बात है ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब रह गया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी अभी हम फाइंड कर लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस बन रहा है ये वाला टोटल। तो अगर देखें ना तो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है यहाँ तक कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इधर से इधर तक ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, कितना होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक कितना बन रहा है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो जो यहाँ पर रह गया ये कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है ये कितना बन रहा है 8 सेंटीमीटर। अब हम इजीली इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो जितने भी आपको डिस्टेंस दिया गया है ना, ठीक है, ये तमाम के तमाम इनको आपने आपस में ऐड कर देना है। तो ये डिस्टेंस रह गया तो यहाँ पर आप लिख लें 4 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये जो है। अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, तुम्हारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 6 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और आगे ये कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इनको हम ऐड करते हैं, तुम्हारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 8 16, 16 में 6 ऐड करें तो 22, 22 में 3 ऐड करें तो 25, 25 में 4 ऐड करें तो 29, 29 में 3 ऐड करें तो 32, 32 में 4 ऐड करें तो 36, और साथ में क्या आ रहा है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें सेंटीमीटर। तो इस शेप का पेरीमीटर क्या आ रहा है 36 सेंटीमीटर, जबकि इसी शेप का हमने एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी शेप को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वो कैसे, अब देखें ना, यहाँ पर एक आप फर्जी लाइन लगा लें, ठीक है, इधर ये मतलब एक शेप ये बन गई, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। अब एक शेप ये वाली बन रही है, ठीक है, मतलब इधर आप आरजी एक शेप बना लें, ठीक है, मतलब एक आरजी लाइन लगा लें। तो एक शेप ये हो गई, और एक ये जो एक रह गई है ना, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। अब हर एक शेप का एक शेप ये होगी, एक ये, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे शेप 1, ठीक है, या पार्ट 1 कह दें, या मतलब पार्ट ए इसको कह दें, मतलब जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल इसको नाम दे रहा हूँ पार्ट ए, ठीक है। और एक ये शेप बन रही है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर अलग ड्रा किया हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे शेप बी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आखिरी शेप रह गई है, ये इसको मैंने इधर ड्रा कर लिया, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे पार्ट सी, ठीक है, या शेप सी, जो भी मतलब आप देंगे। तो ये हमारे पास इसके 3 पार्ट बन गए।
अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट का हम अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले इसका फाइंड करेंगे, फिर इसका, फिर इसका। जब तीनों का एरिया फाइंड हो जाएगा तो तीनों के एरिया को हम आपस में ऐड करेंगे, तुम्हारे पास इस शेप का जो टोटल एरिया है ना वो आ जाएगा। तो पहले हम इसकी मेजरमेंट चेक कर लेते हैं ना। देखिए ये जो है ना हमारे पास पार्ट ए, इसके हम अगर ये मेजरमेंट आप देखें ना तो ये कितनी बन रही है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 6 सेंटीमीटर। अब इसकी जो ब्रेथ है ना, ठीक है, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लें 3 सेंटीमीटर। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी ये मेजरमेंट कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 6 सेंटीमीटर ये जो है। अब इसकी जो ब्रेथ है ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। ज़ाहिर बात है ये भी 2 सेंटीमीटर, फिर ये भी 2 सेंटीमीटर है। पार्ट 3 जो है ना, ठीक है, इसकी तरफ हम आ जाते हैं तो ये डिस्टेंस कितना बन रहा है 3 सेंटीमीटर। तो ज़ाहिर बात है ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं कि ये भी फिर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है ना तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब ये जो ब्रेथ है ना इसकी, ये फिर कितनी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है कितना बन रहा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ये कितना बन रहा है 4 सेंटीमीटर। तो बाकी कितना यहाँ पर फिर रह गया 2 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना ये कितना है 2 सेंटीमीटर। अब हम इजीली इनका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट ए का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट ए। तो देखिए ना इसके आमने सामने की जो साइडें हैं ना वो आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यानी ये जो लेंथ है ना इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी की ब्रेथ के साथ, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर के साथ। तो 6 3 टाइम 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये जो पार्ट बी है ना इसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट बी। तो देखिए ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो देखिए ना तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है ये, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो 6 2 टाइम 12, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो पार्ट बी है उसका एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम आ जाते हैं पार्ट सी की तरफ, ठीक है। इसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट सी। तो पार्ट सी को भी अगर हम देखें ना तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। इसके आमने सामने की जो साइडें हैं ना वो आपस में इक्वल हैं। तो इसके लिए भी ये फार्मूला होगा रेक्टेंगल वाला, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया फाइंड हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 टाइम्स 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमने इन तीनों पार्ट का जो एरिया है ना वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब हम इन तीनों पार्ट का जो एरिया है ना उनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास इस शेप का जो टोटल एरिया है ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ कंप्लीट शेप। तो तीनों पार्ट का हमने एरिया क्या क्या फाइंड किया। तो पहले पार्ट को हमारे पास क्या आया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि तीसरे का क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो पार्ट ए का क्या है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि तीसरे का क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 18 और 12 कितना हो गया 30 में 6 ऐड करें तो 36, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह हमने उस शेप का जो टोटल एरिया आ रहा है ना वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो क्या हमारे पास आ रहा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लिया है, ठीक है, वो क्या आ रहा है 36 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमारा ये जो पार्ट 1 है ना ये कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट 2 में हमें कुछ इस तरह की शेप दी गई है। इसका हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो देखिए ना ये जो डिस्टेंस बन रहा है कितना है 2 सेंटीमीटर।
इसी तरह ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला ये भी कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है। अब इधर आए ना, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर बात है ये जो होगा ये भी फिर कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अब इधर आए तो ये जो डिस्टेंस है ना, अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस है ना ये भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। और ये जो डिस्टेंस है ना, अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ना ये भी 2.5 सेंटीमीटर ही है। इसी तरह अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब ये 2.5 सेंटीमीटर है तो ये जो है ना ये डिस्टेंस ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। अब ये जो है ये भी 2.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इजीली इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो ये जितने भी डिस्टेंस आपको दिए गए हैं ना, ठीक है, इन तमाम को हम ऐड करेंगे, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लें पेरीमीटर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 सेंटीमीटर, इसी तरह ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर, फिर आगे 2.5 सेंटीमीटर, और आगे कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी हम साथ में ऐड करेंगे, और फिर कितना है 2.5 सेंटीमीटर, फिर आगे 2.5 सेंटीमीटर ये, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी हम साथ में ऐड करेंगे। अब आगे आ जाए, ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर आ जाए तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हम साथ में ऐड करेंगे। इसी तरह 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो जितने भी आपको मेजरमेंट दी गई है ना, इन तमाम को आपने ऐड कर देना है। तो ये जितने भी है ना 2, 2.5, 2.5, 3, 2.5, 2.5, 2, 2.5, 2.5, 3, 2.5, 2.5, इनको आपने आपस में ऐड कर देना है कैलकुलेटर के जरिए, ठीक है, या ऊपर नीचे लिख के भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 30, और साथ में इन तमाम के साथ क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपने लिखना है सेंटीमीटर। तो इस शेप का जो पेरीमीटर आ रहा है वो क्या आ रहा है 30 सेंटीमीटर। अब हमने पेरीमीटर तो इसका फाइंड कर लिया, अब हमने क्या करना है, किसी शेप का हमने एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि किसी शेप को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। वो कैसे, आप देखें, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, और एक पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है, ये, और एक ये वाला बन गया, ठीक है। तो इनको हम आरजी नाम दे देंगे। तो ये जो है ना ऊपर आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम नाम देंगे पार्ट ए, ठीक है, और ये जो है इसको हम नाम देंगे पार्ट बी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो तीसरा पार्ट बन रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे और इसको हम नाम देंगे पार्ट सी। अब सबसे पहले ये जो ए पार्ट है ना, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो फिर ये जो इनका एरिया आएगा ना उनको हम आपस में ऐड कर देंगे तो पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। तो चलिए पहले हम ये जो पार्ट ए है ना इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रही है ये कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लें 2 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो लेंथ बन रही है क्या है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लें 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें ना तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने वाला जो फार्मूला है वो कौन सा लगाएंगे, रेक्टेंगल वाला। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट ए, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ क्या है जी 2.5 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2.5 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आ जाएगा 5, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पार्ट बी है ना, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका अब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट बी,
तो देखिए ना, इसकी भी पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये कितना है, ये वाली मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर ना, तो ज़ाहिर बात है ये जो मेजरमेंट होगी ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ हम देख लेते हैं, ये वाली ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी एक रेक्टेंगल ही बन रही है, तो इसका भी यही फार्मूला होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आ जाएगा 5, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट बी का भी हमने एरिया फाइंड कर लिया, तो क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पार्ट सी रह गया ना हमारे पास, ये जो दरमियान में हिस्सा है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ पार्ट सी। तो पहले हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए ना यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस देखें ना, ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह अब इधर आ जाएं तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब ये जो दरमियान में रह गया ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.5 ये 2.5 ये, तो ये कितना हो गया 5 और साथ में 2 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 7। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ तक ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लें 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसकी ये लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर जो इसकी ब्रेथ है, मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाएगा। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमने इन तीनों पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया। अब टोटल ये जो शेप है ना, इसका टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम इन तीनों पार्ट का जो एरिया हमने फाइंड किया है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें टोटल एरिया ऑफ शेप। तो इन तीनों पार्ट का हमने क्या क्या एरिया फाइंड किया, एक ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इस पार्ट का भी हमने एरिया फाइंड किया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर लें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 में 21 ऐड करें तो ये हो जाएगा 31, साथ में क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेप थी इसका हमने पेरीमीटर भी फाइंड किया था शुरू में, तो क्या आया था 30 सेंटीमीटर, और इसी शेप का हमने एरिया फाइंड किया तो क्या आ रहा है 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बुक के एंड पे जो एरिया और पेरीमीटर दिया गया है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 2 है ना ये भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है निम्रा एंड मोमिना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। तो निम्रा और जो मोमिना है वो रोजाना जॉगिंग करने के लिए जाती हैं। निम्रा कवर्स अ डिस्टेंस अराउंड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। तो निम्रा जो है वो एक स्क्वायर किस्म की जगह है ना उसके गिर्द चक्कर लगाती है, ठीक है, डिस्टेंस तय करती है। एंड मोमिना गोज अराउंड अ रेक्टेंगल फील्ड विद लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 250 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली। जबकि मोमिना जो है वो एक रेक्टेंगल शेप की जगह है ना, ठीक है, उसके गिर्द एक दफा चक्कर लगाती है जिसकी लेंथ कितनी है 250 मीटर, ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी है 200 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस निम्रा और मोमिना। तो हमने ये फाइंड करना है कि निम्रा ज्यादा डिस्टेंस तय करती है या मोमिना। तो चलिए सबसे पहले हम निम्रा का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि वो कितना तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें निम्रा कवर्स टोटल डिस्टेंस। देखिए ना, निम्रा जिस जगह के गिर्द चक्कर लगाती है वो एक स्क्वायर किस्म की जगह है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 300 मीटर। तो यहाँ पर लिख लें इसकी लेंथ 300 मीटर। तो एक स्क्वायर किस्म की जगह है ना, तो इसकी जो हर एक लेंथ है ना वो 300 मीटर की होगी, ठीक है, यानी ये भी 300 मीटर, ये भी और ये भी। तो हमने निम्रा का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर दी गई है ना इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे।
तो पेरीमीटर ही वो डिस्टेंस होगा जो निम्रा ने तय किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप रफ का यूज कर लें इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। यहाँ पर लिख लें पेरीमीटर। तो ये एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला आपको पता होगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो हम लिखेंगे 4 और लेंथ कितनी है 300 मीटर। तो चलिए 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 300 मीटर के साथ। तो 4 0 टाइम 0, 4 0 टाइम 0, 4 3 टाइम 12, साथ में क्या आ जाएगा मीटर। तो स्क्वायर की जगह जो है उसका पेरीमीटर क्या आ रहा है 1200 मीटर। यानी निम्रा ने जो डिस्टेंस तय किया है वो कितना है 1200 मीटर, ठीक है, जो कि हमने पेरीमीटर फाइंड किया है। तो निम्रा ने इतना डिस्टेंस तय किया। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि मोमिना ने कितना डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। तो यहां पर लिख लें मोमिना कवर्स टोटल डिस्टेंस। अच्छा, मोमिना जो है वो जिस जगह की गिर्द चक्कर लगाती है वो जगह किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है, ठीक है। जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लेंथ उसकी है 250 मीटर। तो यहां पर लिख लें 250 मीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है 200 मीटर। तो यहां पर लिख लें 200 मीटर ब्रेथ है, ठीक है। तो मोमिना ने जो डिस्टेंस तय किया है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है ना इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी ये जो टोटल जितना डिस्टेंस बन रहा है ना इसे पेरीमीटर कहते हैं। तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोमिना ने कितना डिस्टेंस तय किया है। तो चलिए इसका पेरीमीटर भी हम रफ पर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें पेरीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला आपको पता होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस होगा। तो 2, तो लेंथ कितनी है ये 250 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 200 मीटर। तो चलिए पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो 250 में ऐड करें 200 तो ये हो जाएगा 450, साथ में क्या आ जाएगा मीटर। ये भी मीटर है और ये भी मीटर में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 450 के साथ। तो 2 को अगर आप 450 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 900, साथ में क्या आ गया मीटर। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ रहा है 900 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो मोमिना ने जितना डिस्टेंस तय किया है वो कितना है 900 मीटर। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या बताना है कि निम्रा ने ज्यादा डिस्टेंस तय किया है या मोमिना ने। तो यहाँ पर देखिए ना, निम्रा ने कितना डिस्टेंस तय किया 1200 मीटर, जबकि मोमिना ने कितना तय किया 900 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निम्रा ने ज्यादा डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो निम्रा कवर्स मोर डिस्टेंस देन मोमिना। यानी कि निम्रा ने ज्यादा डिस्टेंस तय किया है मोमिना के मुकाबले में, ठीक है। जबकि बुक के एंड पर जो आंसर दिया गया है वो मोमिना का है, यानी मोमिना ने ज्यादा डिस्टेंस तय किया है, लेकिन वो रॉन्ग है। तो जो निम्रा है ना इसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है गुलजार स्पेंट ₹250 पर स्क्वायर मीटर टू पेव द रोड इन द गार्डन। तो एक गार्डन है जिसके अंदर एक रोड बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वजाहत नहीं की गई कि वो जो रोड है वो दरमियान में है या साइड पर है, तो मैंने यहाँ पर साइड पे ही रोड को ड्रा कर दिया है। अब जो गुलजार है वो इस रोड की मुरम्मत करना चाहता है। तो 1 स्क्वायर मीटर मुरम्मत करने पर जो कास्ट आती है वो कितनी है ₹250। अब आगे देखें। The garden is 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। अच्छा, वो जो गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 150 मीटर, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 150 मीटर, जबकि ये वाइड कितना है यानी इसकी ब्रेथ कितनी है 9 मीटर। तो यहाँ पर लिख लें 9 मीटर। एंड द रोड इज 3 मीटर वाइड, और जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है यानी उसकी ब्रेथ कितनी है 3 मीटर, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस मापे ना तो वो कितना बनता है 3 मीटर।
यानी इसकी ब्रेथ 3 मीटर है, ठीक है, रोड की। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंट इन ऑल, तो उस पूरे रोड की मुरम्मत पर वो कितनी अमाउंट खर्च करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो रोड है ना, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ रोड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोड की लेंथ की, ठीक है। अगर गार्डन की लेंथ को हम देखें ना तो वो कितनी है 150 मीटर। तो जाहिर बात है रोड भी इसी के साथ जा रहा है, तो रोड की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी 150 मीटर। अब अगर हम रोड की ब्रेथ की बात करें ना तो वो है 3 मीटर, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेथ बन रही है वो कितनी है 3 मीटर। तो एक रेक्टेंगल हुई ना फिर ये जो रोड है, तो इसलिए हम जो रोड का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, रेक्टेंगल वाला, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो रोड की लेंथ क्या आ रही है 150 मीटर, जबकि ब्रेथ कितनी है, ठीक है 3 मीटर। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रोड का एरिया आ जाएगा। तो 3 0 टाइम्स 0, 3 5 टाइम 15, तो 5 इधर और 1 कैरी, 3 1 टाइम 3 और 1 ऐड किया तो 4 मीटर। मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो उस रोड का एरिया कितना आ रहा है 450 मीटर स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे कास्ट ऑफ पेविंग। तो कास्ट ऑफ पेविंग कितनी है रुपीस 250 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर मुरम्मत करने पर जो कास्ट आती है वो कितनी है रुपीस 250। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि उस पूरे रोड पर जितनी कास्ट आती है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख लें कास्ट ऑफ पेविंग द कंप्लीट रोड। तो रोड का एरिया कितना आ रहा है 450, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 मीटर स्क्वायर पर जो कास्ट आती है यानी 250, ठीक है। तो उस कंप्लीट रोड पर जितनी कास्ट आएगी ना वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो अगर आप 450 को मल्टीप्लाई करते हैं ना 250 के साथ तो ये आ जाएगा 1,12,500। और ये हम कास्ट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने साथ में लिखना है रुपीज। तो उस रोड की मुरम्मत पर जो टोटल कास्ट आएगी वो कितनी है रुपीज 1,12,500 रुपीज, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करनी थी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है नादिया कट्स a 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर क्लॉथ इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो नादिया के पास एक कपड़ा है जो कितना है 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, यानी उस कपड़े की जो लेंथ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, जबकि उस कपड़े की जो ब्रेथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो नादिया उस कपड़े को 6 इक्वल पार्ट्स में काटती है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस। तो हर पीस का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कपड़ा है ना इसका जो सारे का सारा एरिया है ना ये हम फाइंड करेंगे। तो जब इसका टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा तो उस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे 6 पर। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि हर पीस का एरिया कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्लॉथ। तो अगर हम इस क्लॉथ की बात करें ना तो ये एक रेक्टेंगल किस्म का क्लॉथ है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, रेक्टेंगल वाला, ठीक है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो कपड़े की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, जबकि ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हारे पास इस क्लॉथ का टोटल एरिया आ जाएगा। तो 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 5 3 टाइम 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस क्लॉथ का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच पीस। तो यहां पर लिख लें एरिया ऑफ ईच पीस। तो उस क्लॉथ का टोटल एरिया कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 पर, ठीक है। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि हर एक पीस का एरिया कितना है। तो 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12,
तो यहाँ पर कितना बच गया 3, 3 0 के साथ मिल गया तो कितना हो गया 30, तो 6 5 टाइम 30, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रह गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक पीस का जो एरिया होगा वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जहूर वांट्स टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर। तो जहूर जो है वो अपने घर के जो मेन गेट है ना उसको वाइट कलर से पेंट करना चाहता है। द डायमेंशंस ऑफ द गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट। तो उस गेट की जो डायमेंशंस है यानी उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी है 10 फीट और 12 फीट। यानी उस गेट की जो लेंथ है वो कितनी है 12 फीट और जो ब्रेथ है वो कितनी है 10 फीट। तो यहाँ पर लिख लें 10 फीट। तो ये एक रेक्टेंगल किस्म का हो गया ना। अब आगे देखें हाउ मच मनी जहूर नीड्स टू स्पेंड फॉर पेंटिंग हिज हाउस गेट एट द रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर फुट। अगर 1 स्क्वायर फुट पेंटिंग करने पर ₹500 की कास्ट आती है तो हमने ये बताना है कि जहूर का टोटल खर्चा कितना होगा उस गेट को पेंट करने पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस गेट का जो टोटल एरिया है ना वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ द गेट। तो अगर हम इस गेट को देखें ना तो ये एक रेक्टेंगल किस्म का गेट है, ठीक है। तो जो फार्मूला यूज होगा वो फिर कौन सा यूज होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो लेंथ कितनी है जी 12 फीट जबकि ब्रेथ कितनी है 10 फीट। तो 12 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये आ जाएगा 120। जब फीट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा फीट स्क्वायर। तो उस गेट का एरिया क्या आ रहा है 120 फीट स्क्वायर। अब आगे लिखें कास्ट ऑफ पेंटिंग। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है ₹500 पर स्क्वायर फुट, ठीक है। यानी 1 स्क्वायर फुट पेंटिंग करने पर जो कास्ट आती है वो कितनी है ₹500। तो हमने क्या फाइंड करना है कि उस पूरे गेट पर जितनी कास्ट आएगी ना वो हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर लिख लें टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस गेट का टोटल एरिया कितना है 120 फीट स्क्वायर, ठीक है। तो फीट स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस 120 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 स्क्वायर फुट पेंटिंग करने पर जो कास्ट आती है यानी ₹500 के साथ, ठीक है। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि उस गेट पर टोटल कितनी कास्ट आएगी। तो अगर आप 120 को मल्टीप्लाई करते हैं 500 के साथ तो ये आ जाएगा 60,000। तो ये कास्ट रुपीज में है तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है साथ में रुपीज। तो उस गेट पर पेंटिंग करने की जो टोटल कास्ट आएगी वो कितनी है ₹60,000। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। तो एक मैच बॉक्स है जिसे आप माचिस की डिबिया कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो मेजर्स है ना वो हमें यहाँ पर दी गई है। यानी उसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ उसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें 4 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अब आगे इसकी हमें ब्रेथ दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें इसकी ब्रेथ की जगह पर 2.5 सेंटीमीटर। अब ये जो है 1.5 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट की जगह पर लिख लें 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा तो ये एक मैच बॉक्स है जिसकी हमें मेजरमेंट दे दी गई है, ठीक है। अब आगे देखें व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो हमने ये फाइंड करना है कि इस तरह की जो 12 मैच बॉक्सेस है ना उनका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा तो उसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा कि इस तरह की जो 12 मैच बॉक्सेस हैं उनका वॉल्यूम कितना है।
तो चलिए सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लें लेंथ। तो लेंथ इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पर लिख लें ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। आगे हम लिखेंगे इसकी हाइट। तो हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख लें वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। तो अगर हम देखें ना तो ये क्यूबाइड किस्म की मैच बॉक्स है, ठीक है। तो इसलिए जो फार्मूला यूज होगा वो क्यूबाइड वाले यूज होगा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस मैच बॉक्स का। अब 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 10। 10 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब सेंटीमीटर 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 यानी सेंटीमीटर 3 दफा है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर लिख देना है सेंटीमीटर क्यूब। तो इस मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या आ रहा है 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये फाइंड करना है कि इस तरह की अगर 12 मैच बॉक्सेस हैं तो उनका कितना वॉल्यूम होगा। तो यहां पर लिख लें वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस। यानी इस तरह की अगर 12 मैच बॉक्सेस हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है यानी 15 सेंटीमीटर क्यूब के साथ। तो हमें 12 मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 180, साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह की जो 12 मैच बॉक्सेस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वकास वांट्स टू रैप अ गिफ्ट इन अ बॉक्स फॉर अहमद। तो वकास के पास अहमद को भेजने के लिए एक गिफ्ट बॉक्स है और वकास उस गिफ्ट बॉक्स को रैप करना चाहता है, यानी उसके ऊपर कागज की जो कवरिंग होती है ना वो करना चाहता है। The top and bottom of the box are 21 सेंटीमीटर by 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो उस बॉक्स की जो टॉप और बॉटम है ना यानी नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसकी जो मेजरमेंट है ना यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है 21 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। दी साइड्स आर 8 सेंटीमीटर by 6 सेंटीमीटर। और जो उस बॉक्स की जो साइड है यानी एक ये वाली साइड और जो उस तरफ एक साइड है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ वो क्या है 8 सेंटीमीटर लेंथ है और 6 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ठीक है। अब आगे देखें एंड द फ्रंट एंड बैक आर 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। और जो इस बॉक्स की जो फ्रंट और बैक है, ठीक है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ वो क्या है 8 सेंटीमीटर लेंथ है और 6 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ठीक है। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट। तो गिफ्ट को रैप करने के लिए कितने रैपिंग पेपर की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टॉप और बॉटम का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो साइडें हैं ना उनका एरिया हम फाइंड करेंगे, फिर जो फ्रंट और बैक है ना इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो जब सारा एरिया फाइंड हो जाएगा तो उनको हम ऐड करेंगे आपस में, तुम्हारे पास इस बॉक्स का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जितना सरफेस एरिया होगा उतनी हमें कागज की जरूरत होगी इसको रैप करने के लिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे टॉप और बॉटम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉप का फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर लिख लें एरिया ऑफ टॉप। तो टॉप की लेंथ और ब्रेथ कितनी है तो 21 सेंटीमीटर लेंथ है, जबकि ब्रेथ जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास टॉप का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बॉटम का भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लें
एरिया ऑफ बॉटम। तो बॉटम की भी यही लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। टॉप और बॉटम की जो लेंथ और ब्रेथ है वो सेम है, तो जाहिर बात है जो एरिया होगा वो भी फिर वही आएगा जो टॉप वाला है, ठीक है, यानी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। टॉप और बॉटम का एरिया हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो साइडें हैं ना उनका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें एरिया ऑफ साइड 1, यानी बॉक्स की जो एक साइड है ना उसका पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो उसके भी हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई है बुक पर। तो लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, जबकि जो ब्रेथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक साइड का एरिया आ जाएगा। तो 8 6 टाइम 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम आ जाते हैं जो साइड 2 है, तो साइड 2 की भी यही लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। जो साइडों की लेंथ और ब्रेथ है वो सेम है, तो जाहिर बात है जो एरिया आएगा वो भी सेम ही आएगा, ठीक है, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने साइडों का एरिया भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो फ्रंट और बैक है ना उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखने हैं एरिया ऑफ फ्रंट। तो फ्रंट की भी लेंथ और ब्रेथ बुक पर दी गई है, तो वो क्या है 8 सेंटीमीटर लेंथ है, जबकि 6 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रंट का जो एरिया है ना वो आ जाएगा। तो 8 6 टाइम 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे लिखें एरिया ऑफ बैक। तो बैक की भी यही लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट और जो बैक की लेंथ और ब्रेथ है वो सेम है। तो जाहिर बात है जो एरिया होगा वो भी क्या आएगा 48 ही आएगा बैक का भी। अब तमाम जो साइडें थी ना यानी टॉप और बॉटम उसका भी एरिया हमने फाइंड कर लिया, साइडों का भी, और जो फ्रंट और बैक है ना उसका एरिया भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम इजीली जो सरफेस एरिया है ना उस गिफ्ट बॉक्स का वो हम फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लें सरफेस एरिया ऑफ गिफ्ट बॉक्स। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो जितने भी हमने एरिया फाइंड किए हैं ना, ठीक है, इन तमाम को हम आपस में ऐड कर देंगे। तुम्हारे पास उस गिफ्ट बॉक्स का जो सरफेस एरिया है ना वो आ जाएगा। तो टॉप और बॉटम के हमारे पास एरिया क्या है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो टॉप का भी और बॉटम का भी यही है, ठीक है। अब जो साइडों के एरिया हैं वो क्या है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जो फ्रंट और बैक है उनके एरिया भी आ चुके हैं ये वाले, ठीक है। तो लिख लें 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। अब 8 और 8 16, 16 में 8 ऐड करें तो 24, 24 में 8 ऐड करें तो 32, 32 में 8 ऐड करें तो 40, 40 में 8 ऐड करें तो 48। तो यहाँ पर 8 यहाँ पर और 4 कैरी, 6 और 4 10, 10 में 6 6 ऐड करें तो ये 16 हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 में 4 ऐड करें तो 24, 24 में 4 ऐड करें तो 28, 28 में 4 ऐड करें तो 32। तो 2 यहाँ पर और 3 कैरी, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 5। तो उन तमाम एरिया को ऐड करने से क्या आ रहा है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो गिफ्ट बॉक्स का जो सरफेस एरिया है ना वो यही है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सरफेस एरिया आ रहा है ना उस गिफ्ट बॉक्स का, तो हमें उतनी ही रैपिंग पेपर की भी जरूरत है उस गिफ्ट बॉक्स को रैप करने के लिए। तो यहाँ पर लिख लें रैपिंग पेपर विल बी 528 सेंटीमीटर स्क्वायर टू रैप द गिफ्ट। तो उस गिफ्ट को रैप करने के लिए जो हमें रैपिंग पेपर चाहिए होगा ना वो कितना होगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूबाइड शेप्ड रूम फॉर देयर डॉटर। तो वकास और सबा जो हैं वो अपनी बेटी के लिए एक क्यूबाइड नुमा रूम बना रहे हैं, ठीक है, कमरा बना रहे हैं।
इफ द रूम इज 6 फीट हाई, 10 फीट वाइड एंड 8.5 फीट लॉन्ग। अगर उस रूम की जो हाइट है वो कितनी है 6 फीट, जबकि उसकी जो विड्थ है जिसे आप ब्रेथ भी कहते हैं वो कितनी है 10 फीट, और जो उसकी लेंथ है वो कितनी है 8.5 फीट। देन हाउ मच स्पेस विल देयर बी इनसाइड। तो उसके अंदर जो स्पेस है, जो जगह है, वो कितनी होगी। यानी सीधी बात करो ना तो उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है उस रूम का। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख ले लेंथ। तो उस रूम की लेंथ कितनी है, ये 8.5 फीट। आगे हम लिख लेते हैं ब्रेथ। तो उस रूम की ब्रेथ कितनी है 10 फीट। आगे हम लिखेंगे हाइट। तो उस रूम की हाइट कितनी है 6 फीट। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने उस रूम का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर लिख लें वॉल्यूम। तो ये क्यूबाइड नुमा रूम है, तो हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, क्यूबाइड वाला ही। ठीक है, यानी क्यूबाइड का जो वॉल्यूम फाइंड करने वाला फार्मूला है तो वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ कितनी है, ये 8.5 फीट मल्टीप्लाई, तो ब्रेथ कितनी है, ये 10 फीट मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट कितनी है 6 फीट। तो चलिए इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस रूम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 8.5 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये आ जाएगा 85। 85 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ तो ये आ जाएगा 510। अब आगे देखें, फीट फीट फीट, यानी फीट 3 दफा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फीट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही होता है। तो ये हमने वॉल्यूम ही उस रूम का फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो क्या आ रहा है 510 फीट क्यूब। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।